सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कविता विकास जी द्वारा रचित कहानी आखिरी सवाल। आग की तरह फैल गई घर में यह खबर कि जॉली बुआ ने कीमो लेने से इनकार कर दिया है। क्या? सबकी आंखें फैल गईं और खामोशी पसर गई, पर किसी ने पूछा नहीं आखिर क्यों। मानो सब जानते हैं अब कोई फायदा नहीं कीमो के दर्दीले अनुभव से गुजरने का, पर उनके कीमो न लेने के फैसले को शायद ही कोई मुझसे बेहतर जानता हो। जॉली बुआ का असली नाम ज्योति है, ज्योति वर्मा, MA इन इंग्लिश। यह उनका संपूर्ण और संक्षिप्त परिचय है। इतनी खुशमिजाज और आत्मीयता से भरपूर कि जो मिले जो देखे उनका मुरीद बन जाए। स्कूल में पढ़ाती थी, आसपास कोई घटना घट जाए तो कभी काउंसलर तो कभी इंस्पेक्टर बन जाती। विवाह के 6 साल तक कोई बच्चा न होने पर उन्होंने मुझे गोद ले लिया, मैं यानी उनकी भतीजी। शादी की 10वीं वर्षगांठ के बाद बुआ गर्भवती हुई। घर परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सारा और तुषार 2 बच्चे हुए बुआ के, पर मेरी जगह उनकी पहली संतान की ही रही। सबसे ज़्यादा वह मुझे प्यार करती। फूफा जी एक कंपनी में सेल्स मैनेजर थे, बहुत स्मार्ट, दरिया दिल। मेरी माँ बतलाती थी कि यह संयोग दुर्लभ होता है कि पति पत्नी एक ही स्वभाव वाले मिलें। दोनों दान पुण्य मदद सरोकार से ओतप्रोत थे। मददगार तो ऐसे कि सरकारी अतिक्रमण में जब विभा का घर टूट रहा था और वह रोते कलपते बुआ के पास आई तो फूफा ने दालान के पास वाला गार्ड का कमरा उसको दे दिया और कहा, इधर उधर कहाँ रहोगी, यहीं रहो, कोई किराया विराया नहीं लगेगा। विभा हमारे बड़े से परिवार के लिए खाना बनाती थी। धीरे धीरे वह हम सबकी ताई बन गई। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। पढ़ाई के सिलसिले में मुझे गोरखपुर से मेरठ आना पड़ गया। दोनों भाई बहन भी दिल्ली के हॉस्टल में चले गए। अब उनसे गर्मियों की छुट्टियों में ही मिलना होता था, पर मैं जब तब बुआ के पास चली जाती। जब मन नहीं लगता पढ़ाई में या बुआ की याद सताती। कुछ सालों से देख रही थी, बुआ पहले की तरह ठहाके नहीं लगाती थीं। चुप रहती, खूब लिखती। ऐसा लगता जैसे कोई दर्द उनके सीने में पल रहा हो। जब भी हुक उठी वह पन्नों पर उतार देती। मैं पूछती, बुआ तुम तो सबकी पसंदीदा लेखिका बनती जा रही हो। तुम्हारी कहानियाँ लोगों के जहन में घर कर जाती हैं। कहाँ से इतनी वेदना उमड़ रही है? वह कुछ नहीं कहती, पर इस बार मैं उनकी चुप्पी का कारण जानने के लिए आतुर हो उठी। मेरी जिद के आगे उनकी एक न चली। मेरे कंधे से टिककर वह खूब रोईं। कारण तो फिर भी नहीं बताया उन्होंने, बस कह उठी, विपरीत स्वभाव वाले ही अच्छे जीवन साथी होते हैं। चाशनी में घुला रिश्ता अक्सर मधुमेह की भांति भीतर ही भीतर शरीर खा जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। बच्ची तो अब मैं थी नहीं। मैंने कहा, फूफा जी के साथ कुछ हुआ क्या? एक फीकी मुस्कान से इस बार भी टाल गई। अचानक एक दिन रात को फूफा जी का फ़ोन आया। बनो बुआ हॉस्पिटल में एडमिट हैं, लिवर कैंसर का 3rd स्टेज है, कोई होप नहीं। कहते कहते फूफा जी रो पड़े। हमारा रोते रोते बुरा हाल था। किसी तरह दूसरे ही दिन गाड़ी पकड़कर गोरखपुर आ गई। डॉक्टर के कहने पर हॉस्पिटल का ही एक कमरा ले लिया गया था। घर के सब लोग बारी बारी से आते जाते रहते थे। 2 कीमो हो चुके थे, तीसरे की तैयारी थी। मैं रात में उनके पास अटेंडेंट के रूप में रहती। एक रात वह नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। मेरे दिल का एक कोना रिक्त ही रह गया। इसमें केवल तुम्हारे लिए जगह थी, पर तुमने तो अपने को बांट लिया। मैं तुम्हें संपूर्ण पाना चाहती थी। प्यार का कभी बंटवारा सुना है क्या? मुझे लगा बुआ अपनी किसी कहानी का संवाद बड़बड़ा रही हैं, जिसे सुबह उठते ही लिख डालेंगी। सुबह उनके उठने पर डॉक्टर की जांच पड़ताल के बाद मैंने यह बात उन्हें बताई। उन्होंने कहा, किसी और की कहानी क्या लिखूंगी बन्नो, अपनी ही जिंदगी कहानी बन गई है। पानी सैलाब तोड़ दे तो बाढ़ आ जाती है। इस बाढ़ को मैंने अपने सीने में दबा लिया है ताकि मेरी सृष्टि ना डूब जाए। अब खुद डूब जाऊंगी। उनकी बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। जब तक साफ तरीके से पूछती, फूफा जी आ गए। मुझे भी उनकी दवाइयाँ लाने काउंटर पर जाना था, सो उनको बैठाकर निकल गई। जब दवाइयाँ लेकर लौटी तो दरवाज़ा हल्का भिड़ा हुआ था। मैं खोलना चाह ही रही थी कि बुआ की तेज़ आवाज़ सुनकर ठिठक गई। इतनी तेज़ आवाज़ में उन्हें बोलते वर्षों बाद सुना था। बुआ कह रही थी,
अविनाश, अब तो मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। एक बार तो बता दो क्या कमी थी मुझ में जो तुम हर रात विभा के पास चले जाते थे। पागल मत बनो, पढ़ी लिखी होकर ये क्या लांछन लगा रही हो। पढ़ी लिखी थी इसीलिए तो अपमान और तिरस्कार की आग में खुद जल गई, पर अपने बच्चों के पापा पर कोई आंच नहीं आने दी। और फिर लांछन मैं क्यों लगाऊंगी। विभा को अपने घर लाने के बाद उस रात तेज बारिश हो रही थी तो मेरी नींद खुली, पर तुम बिस्तर पर नहीं थे। कुछ देर बाद भी नहीं लौटे। टॉयलेट भी खाली था तो तुम्हें खोजते हुए मैं नीचे गई और फिर विभा के कमरे की ओर। अंदर से अंतरंग पलों के उत्तेजित स्वर के साथ दोनों की दबी दबी हंसी भी आ रही थी। फूफा ने विरोध करते हुए बात काटनी चाहिए। विभा के कमरे की छत टपक रही थी, वह तुम्हें बुलाने आई थी। तुम्हें गहरी नींद में देखकर मैं उसका सामान और खाट खिसकाने चला गया था। अविश्वास की मुद्रा में बुआ ने फिर दलील दी। जब हम मसूरी गए थे तुमने बच्चों को बताया कि एक अर्जेंट मीटिंग के लिए तुम्हें बरेली जाना पड़ रहा है, इसलिए वे मम्मा के साथ एंजॉय करें। सच तो यह है कि तुम्हें वक्त विभा के साथ बिताना था। मैंने तुम्हारे कई साथियों को फ़ोन करके पूछा था, उन्होंने किसी मीटिंग की बात स्वीकार नहीं की थी। बुआ थक रही थी, आवाज़ धीमी पड़ रही थी। अविनाश, तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार थे। किसी धोखेबाज के साथ जीवन के 30 साल बिताना सब कुछ जानते हुए रोज़ रोज़ जहर पीने जैसा था। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे अपने पास बुलाने की ठान ली। फूफा जी भी शांत थे। अंदर शांति होते देख मैं सीढ़ी की ओर चली गई। फूफा कभी भी निकल सकते थे। मेरे पैर थरथरा रहे थे पर मुझे नॉर्मल रहना था। फूफा जी के निकलते ही मैं अंदर दाखिल हुई। बुआ के माथे पर हाथ फेरते हुए मैंने पूछा, थकी थकी क्यों लग रही हो बुआ? बुआ ने मेरे हाथ को थामकर चूम लिया, फिर मुझे अपने सीने से सटाकर देर तक मेरे सिर पर हाथ फेरती रही। उनसे छुपाकर मैं भी अपने आंसू पोंछती रही। वो कठिन पल कैसे बीते मेरे लिए मैं ही जानती हूँ। उन्हें मैं आभास नहीं होने देना चाहती थी कि फूफा जी से उनकी बातें मैं सुन चुकी हूँ। फिर मुझे अलग करते हुए पूछने लगी, बन्नू तू खुश है ना राज से? हाँ बुआ, बहुत ध्यान रखते हैं वो मेरा। अच्छी बात है, पर याद रखना साये की तरह रहकर भी पुरुषों का दोहरा चरित्र नहीं जान पाओगी कभी। पुरुष आकाश है, नारी धरती। वह झुकता है, निहुरता है, चमकता है, गरजता है, कोहराता है और अंतहीन विस्तार में जहाँ मन होता है चला जाता है। स्त्री तो धरती माँ है, सब सहती है। उसके भार को, आंधी पानी और तेज को अपनी गोल परिधि में वहीं पहुँच जाती है जहाँ से शुरुआत की थी। उसका जीवन एक चक्र की भांति है। कभी थोड़े बहुत परिवर्तन हुए तो हुए, नहीं तो कमोवेश एक सा ही रहता है। मैं चाहती तो उन्हें फूफा जी के बारे में बताने को बाध्य कर सकती थी, पर मैं चाहती थी कि इस राज को राज ही रहने दिया जाए। बिन फूफा जी का नाम लिए आखिर वह बता तो रही हैं, इससे उनका मन भी हल्का हो जाएगा। मैंने पूछा, ऐसा कैसे कह सकती हो बुआ? सब पुरुष एक से नहीं होते और न सभी महिलाएं सहनशील। उन्हें अत्याचार का प्रतिरोध करना आता है। प्रतिरोध तब करे ना जब उसकी नज़रों से गुजरे। कुत्ता जात है मर्द, 4 घर का खाना खाकर ही पेट भरता है दोनों का। कड़वाहट से भरी बुआ थक चुकी थी। तभी उनकी दवाइयों के साथ डॉक्टर और नर्स दाखिल हुए। उसके बाद बुआ देर तक सोती रहीं। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बार बार फूफा जी का चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। बुआ जी को पाना किसी पुरुष के लिए एक उपलब्धि था। इतना शांत, सौम्य, ज्ञानी व्यक्तित्व। फूफा जी ने उन्हें धोखा दिया है। कितना कठिन होगा किसी स्त्री के लिए उस आदमी के साथ निभाना जो उसके दूसरे रिश्ते को भी जानती है। स्त्री विमर्श पर ओजपूर्ण भाषण देने वाली बुआ ही चली गई थी। शायद इसीलिए बाद के दिनों में वह ऐसे कार्यक्रमों में नहीं जाती थी। आश्चर्य यह था कि घर में दादा दादी की अनुभवी आंखें भी इसे ताड़ नहीं पाईं। थोड़ी दूर पर रहने वाले चाचा चाची का सुबह शाम आना जाना था, पर सबकी नज़रों में उनके लल्ला के प्रति विश्वास का पानी इस कदर चढ़ा हुआ था। और हम लोग भी उसी घर में रहते थे, हमने भी कब जाना? विभा ताई के लिए कपड़े लाना, दवाइयाँ लाना, उन्हें छोटी मोटी चीज़ उपलब्ध कराना हमारे लिए उनका ध्यान रखने जैसा था। हम क्यों नहीं समझ पाए अंदर ही अंदर टूट रही बुआ को। दूसरे दिन नियत समय पर फिर फूफा जी आए। मैं उस समय बालकनी में कपड़े डाल रही थी। फूफा जी आते ही बुआ के ललाट पर हाथ फेरते हुए वहीं बैठ गए। मुझे आज भी बाहर चले जाना था। काउंटर से कुछ लाने के बहाने फिर निकल गई।
दरवाजे को हल्का खींचा ताकि अंदर की बातें सुन सकूं और देख भी सकूं। फूफा जी ने उनसे पूछा, रात को नींद आई थी? डॉक्टर ने मेडिसिन चेंज की? बुआ ने हाँ हूँ करके संक्षिप्त सा उत्तर दिया। फिर उन्होंने थोड़ा ठहर कर कहा, अविनाश, सुलभा काकी की बेटी की गोद भराई के समय जब बिजली चली गई तो सभी अंधेरे में अपनी जगह पर थे, पर जब लाइट आई तो तुम और विभा रूम में नहीं थे। कहाँ चले गए थे? बुआ जी ने बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह यह सवाल पूछा था ताकि फूफा जी सही उत्तर दे ही दें, पर खिसियाई बिल्ली सा मुंह बनाकर उन्होंने कहा, अब तक दिमाग शांत नहीं हुआ है क्या तुम्हारा? ये फालतू बातें बंद नहीं होंगी तुम्हारी? यही सुनने आता हूँ क्या तुम्हारे पास? आज बुआ के स्वर में घोर निराशा और टूटे हुए सब्र के भाव थे। वह बहुत शांत भाव से बोली, अब तो ये बातें सदा के लिए बंद हो जाएंगी। कुछ एक दिन की ही तो मेहमान हूँ, एक बार स्वीकार कर लो, नहीं तो जान भी इस बोझ को लिए हुए नहीं निकलेगी। फूफा जी सिर झुकाकर सुन रहे थे, जैसे मौन भाव से अपने अपराध कबूल कर रहे हों। बुआ ने कहा, मेरे मन का एक कोना मुद्दत से खाली है। तुम्हारे साथ की रूमानी कल्पनाएं भी क्षीण होती गईं। तुम्हारे साथ अंतरंग संबंध बनाते समय यही भावना होती थी कि शायद इस बार तुम्हारे कपड़ों से तेल मसालों की गंध नहीं मिले, पर हर बार मैं गलत साबित हुई। वही विभा के पसीने की गंध में तुम्हारे शेविंग लोशन की परिचित सी खुशबू आती और तुम्हारे बनियानों से हल्दी के दाग दिखते। मेरे स्थान पर खुद को रखकर देख लो, फिर बताओ, क्या 30 साल का लंबा सफ़र मेरे साथ निभा पाते तुम? मैं भले ही दकियानूसी नहीं थी, पर अपने प्यार के अधिकार को बंटने भी नहीं देना चाहती थी। मेरे विद्रोह पर बच्चे तनावग्रस्त हो जाते, उनकी पढ़ाई बाधित हो सकती थी। सास ससुर द्वारा तुमको दिए गए संस्कार जिन पर उन्हें बहुत गर्व था, झुठला जाते। मैंने सब कुछ देखते हुए स्वयं को गूंगी बहरी बना दिया था, एक जीवंत आत्मा को मृत प्राय बना दिया था। एक ज़माने में इस उक्ति का पुरजोर विरोध करती थी कि पुरुष सदा ही व्यक्त होते हैं, स्त्रियां अव्यक्त, पर खुद पर पड़ा तब जान पाई कि पति पत्नी के प्यार की थाह से ही संतुष्टि के मोती निकलते हैं। ये राज मेरे साथ दफन हो जाएगा। तुम अपने बच्चों के आदर्श पापा और अपने माता पिता के संस्कारी पुत्र ही बने रहोगे। अचानक फूफा जी ने मौन व्रत तोड़ते हुए अपराध भाव से कहा, वो गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर देना। बुआ जी ने झट अपना हाथ छुड़ाते हुए उनके होठों पर अपनी उंगली रख आगे बोलने से मना कर दिया। उन्हें जो सुनना था सुन चुकी थी। किसी दिलासे या किसी बहाने की ज़रूरत नहीं थी अब उन्हें। अविनाश, तुम्हारे प्यार की कसक को मैंने अपने गीतों नज़मों में ढाला है, कभी पढ़ना उन्हें। बच्चों के सामने चेहरे पर शिकन नहीं आने देती थी मैं, पर उस मुस्कुराहट के पीछे तुम्हें खोने का दर्द मेरे इस कैंसर में ढल चुका है। शरीर से जल्दी ही मुक्त हो जाऊंगी, पर मन से तो तभी विरक्त हो चुकी थी जब विभा के कमरे में तुम्हें पहली बार विजयी मुद्रा में बाहर आते देखा था। कहीं न कहीं हमारे अच्छे दिनों का एहसास मेरे मन के रिक्त कोने को सींचता रहा है, जिससे मुझे जीने की ऊर्जा मिलती थी। तुम्हारे प्रति मेरा समर्पण अपने बच्चों में मैं जीवित पाती थी। उन्हें बड़े होते देखना, हम दोनों के प्यार को फलते फूलते देखना था। फूफा जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। मैं चुपचाप सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई कि मेरी सिसकियों की आवाज़ कोई सुन ना ले। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि बुआ के कीमो लेने का अब कोई कारण नहीं बचा है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें।